ट्रेन में भीख मांग रही एक लड़की को कोई पैसे रुपए देता है तो कोई 5 रुपए देता है, कोई 10 रुपए देता है, लेकिन एक लड़का उसको पैसे नहीं बल्कि अपना सब कुछ दे देता है। दोस्तों, बहुत बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है, बहुत ही रोमांचक है और आपके दिल को छू लेने वाली कहानी है। बस आप लोग कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है पटना से कोटा ट्रेन में। एक लड़का जिसका नाम अमित होता है और नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहा था। पिछले 2 सालों से वह अब अपने शहर पटना से ही कोचिंग करके पेपर देता था, लेकिन उसका एग्ज़ाम निकलता नहीं था। वह बार बार फेल हो जाता था, कुछ नंबरों से उसका एग्ज़ाम रह जाता था। फिर वह कोटा जाकर कोचिंग करने की सोचता है कि वहाँ कोचिंग संस्थान अच्छे हैं, मेरे लिए बेहतर रहेगा, तो कोटा में ही अपना एडमिशन करवा लेता है और वहीं रहकर तैयारी शुरू कर देता है। होली की छुट्टियां मनाने के लिए वह घर आता है और छुट्टियां पूरी होने के बाद फिर से वापस कोटा के लिए रवाना होता है। वह पटना से कोटा के लिए ट्रेन में बैठ जाता है और जब ट्रेन आरा से निकलती है तो वह देखता है कि एक लड़की ट्रेन के डिब्बे में भीख मांग रही है। उस लड़की को ऐसा भीख मांगते देखकर उसे बहुत दया आती है, क्योंकि लड़की देखने में बहुत मासूम और बेहद खूबसूरत थी। उस दिन लड़की ने जो है कुछ नॉर्मल सा सूट पहन रखा था और कोई 5 रुपया देता, कोई 10 रुपया देता, कोई बोल देता कि आगे हो जाओ, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। सभी का अपना अपना जो है भाव होता है भिखारी को लेकर। और लड़की जब ट्रेन में चढ़ी तो तभी से वो भीख मांग रही थी और ये जो अमित था वो तभी से उसके ऊपर निगाहें बनाए हुए था, दरवाजे पे खड़ा उसे देख रहा था। फिर वह लड़की भीख मांगते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। अमित के सामने आकर उसने भीख मांगने के लिए हाथ को फैला देती है। अमित अपने जेब में हाथ डालता है और उसमें से 5 रुपए निकालकर उस लड़की को दे देता है। इसके बाद और जो है वो लगातार बस उसकी आंखों में ही देखता जा रहा था। लड़की को भी अब थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है कि क्योंकि वह काफ़ी देर से नोटिस कर रही थी कि ये इंसान हमें देख रहा है, मेरी तरफ ही देख रहा है। उसकी निगाह सिर्फ उसी पर टिकी थी, लेकिन अंजलि के लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि वह बेहद खूबसूरत लड़की थी, तो लड़के तो उसे देखते ही रहते थे। जब वह पैसे देते हुए उसकी आंखों में देख रहा था तो अंजलि को थोड़ा जो है असहज महसूस होता है। उसे अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन वह फिर भी अपनी नज़र नीचे करके आगे निकल जाती है। अब इस डिब्बे में वह सभी से भी भीख मांग चुकी थी, अब वह दूसरे डिब्बे में घुस जाती है। अमित भी खुद को रोक नहीं पाता है और वह भी उसके पीछे दूसरे डिब्बे में घुस जाता है जिसमें वह गई थी और दरवाजा पर जाकर खड़ा हो जाता है और चोरी चुपके उसे देखता रहता है। बारी बारी से सभी से वह भीख मांगती है और कोई 10 रुपया, कोई 5 रुपया दे देता है। इसके बाद वह 10-15 मिनट से उस लड़की को देखता रहता है। अंजलि देखी कि एक लड़का खड़ा है उस डिब्बे के लास्ट में और वह अमित जो है पीठ को पीछे घुमा के खड़ा था। तभी वह अमित के सामने जाकर अपना हाथ फैला देती है और अंजलि को समझ में नहीं आता है कि अब मैं क्या करूं। अमित अपने जेब में हाथ डालता है और 15,000 रुपये निकाल के उसके हाथ पे दे देता है। उसके बाद उसको समझ में नहीं आता है कि अब उसको क्या किया जाए। अब अमित भी अपनी जेब में वो तो 15,000 दे देता है, अब उसके हाथ पे रख देता है। अब अंजलि इतनी ज़्यादा पैसे को देखा तो देखते ही रह जाती है। वह हैरान हो जाती है, वह कुछ समझ नहीं पाती है कि अब इस लड़के के साथ क्या व्यवहार करें और क्या ना करें, क्योंकि हाथ में इतना पैसा होता है कि वह कई दिनों तक भी भीख नहीं मांगे तो वह काम चला लेगी। उसे 15,000 रुपये दे देता है। अब अमित अंजलि की आंखों में ही देख रहा था और अंजलि भी उसकी आंखों में देखने लगती है। इन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, एक दूसरे से कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते थे। मेरे पास इतना ही है, अमित बोलता है, अब नहीं है मेरे पास। अंजलि उससे कुछ कहना चाहती थी लेकिन वह अपनी नज़रें झुका लेती है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। इससे पैसों को अपने पास में रखूं या फिर उसको वापस कर दूं, फिर उसको मैं वापस लौटा दूं। आशाएं अंजलि बहुत असहज महसूस करने लगती है। इसके बाद अमित अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है। अब अंजलि अगले स्टेशन पे उतर जाती है, क्योंकि उसको भी कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर उसके साथ यह हुआ क्या। आज तक उसे किसी ने इतनी ज़्यादा पैसा नहीं दिए थे, सबसे ज़्यादा वो आज तक उसके पैसे मिले हैं वह 100 रुपये होंगे, लेकिन आज 15,000 मिल जाना यह उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। अमित जो है अच्छे अमीर परिवार से था, उसके लिए 15,000 की रकम कोई बड़ी रकम नहीं थी। उसके पिता के 2-3 जो है ईंट के भट्ठे होते हैं और अलग अलग जो है बहुत उसके
जो है ज़मीन बहुत ज़्यादा उसके पास थी, इसीलिए वह नीट की जो है डॉक्टरी की तैयारी कर रहा था। वह तैयारी कर रहा था कि मुझे सरकारी कॉलेज मिल जाए, लेकिन उसके पिताजी बोलते थे कि डोनेशन पे प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन करा लो। दोस्तों, अमित अपनी सीट पर ही बैठा हुआ था और उसके पास अब कुछ ज़्यादा पैसे बचे नहीं थे। मतलब कैश तो अब ख़त्म हो चुका था, क्योंकि जो कुछ पैसे थे सभी वह उस लड़की को दे चुका था, लेकिन बैंक अकाउंट एटीएम में काफ़ी पैसा था, पर कैश अब ख़त्म हो गया था। इसको ज़रा सा एहसास होता है कि यार यह मैंने क्या पागलपन कर दिया, और कुछ देर तक वह ऐसे ही सोचता रहता है। अब अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकती है तो वह नीचे उतरता है और दूसरे डिब्बे में जाकर देखा कि वह लड़की अभी भी भीख मांग रही है कि नहीं, तो उसको दिखाई नहीं देती है। फिर उसको लगता है कि शायद वह पहले स्टेशन पर ही उतर गई होगी। अमित कोटा पहुंच जाता है, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है, लेकिन फिर एक रात सपने में वह उस लड़की को देखता है। सपना कुछ ऐसा था कि जैसे ही वह लड़की उसे जैसे कि उसको बुला रही हो, उसको अपने पास खींच रही हो। उसको महसूस होता है कि शायद वह मेरा इंतज़ार कर रही है। फिर उसकी आंखें खुल जाती हैं और वह उठकर बैठ जाता है। सच में वह सोच में पड़ जाता है कि मैं बहुत ज़्यादा अब जो है बेचैन हो गया हूँ और मैं सोचने लगा हूँ। वह अपने एक दोस्त से पूछता है कि एक लड़की के पीछे जाना सही रहेगा कि नहीं। वह अपने दोस्त से पूछता है और अपने जो है उसका दोस्त उसको सही राय बताता है। शायद अब उसका दोस्त बोलता है कि तुम्हें उससे प्यार हो चुका है। उसके बाद पहली नज़र में ही उसको तो प्यार हो चुका था। अब उसको इतना जो है देख रहा था सपने में भी कि बिल्कुल परेशान हो चुका था। इसके बाद वह उसका जो दोस्त है वह उसको एक अच्छा राय देता है और बताता है कि तुम्हारा अगर मन नहीं मान रहा है तो जब तक तुम उससे मिलने नहीं जाओगे तब तक तुम्हारा मन शांत नहीं होगा। उसका दोस्त उससे एक सलाह देते हुए कहता है कि वह लड़की तुम्हें जल्द ही मिल जाएगी, क्योंकि इस तरह के लोगों का अपना जगह सेट होता है कि इन जगहों पर जाना है और अपना जो काम है भिक्षा मांगने का करना है। अगर वह तुम्हें उस ट्रेन में मिली है तो तुम फिर से वहीं जाओ और तुम्हें ज़रूर वह मिल जाएगी। तो यह अगले दिन इस पटना से कोटा जाने वाली ट्रेन में चढ़ जाता है और इंतज़ार करता है, लेकिन वह लड़की आज उसे दिखाई नहीं देती है। फिर वह अनुभव करता है कि वह लड़की मुझे आरा के स्टेशन पर मिली थी और फिर मुगल सराय से पहले ही उतर गई थी। मुझे आरा के लिए ही निकलना चाहिए, शायद वह वहीं हो। फिर वह आरा स्टेशन पर पहुंचता है और सभी आने जाने वाली ट्रेनों में बारी बारी से चढ़ कर ढूंढता है। आखिरकार एक ट्रेन के जनरल डिब्बे में वह लड़की दिखाई देती है और डिब्बे में भीख मांगते हुए अमित की तरफ ही बढ़ रही थी। और जैसे ही अमित को देखती है तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट झलकने लगती है। अमित भी उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अंजलि आगे जाना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि वह अमित से आगे निकल जाए। उसके बाद किसी भी तरह वह अमित से आगे निकल जाती है और जब दूसरा स्टेशन आता है तो पास के स्टेशन पर ही वह रुक जाती है। जैसे ही ट्रेन आरा के पास एक छोटे से स्टेशन पर रुकती है तो जो अंजलि होती है ट्रेन से उतर जाती है और अंजलि सोचने लगती है कि पता नहीं वह लड़का 3-4 दिन पहले ही गया था और आज फिर से चला आया। उसके कुछ समझ में नहीं आता है। एक पल के लिए उसको लगता है कि शायद हमारे लिए ही आया हो, लेकिन ऐसा कुछ सोचती ही नहीं थी, क्योंकि उसकी अपनी हालत भी दिख रही थी कि मैं क्या हूँ। और वह तो उसको जो है 15,000 भी रुपया दे दिया था, उसको याद था, लेकिन दिल तो मानता नहीं है। अब उसके पीछे पीछे अमित भी ट्रेन से उतर जाता है और छुपकर उसका पीछा करने लगता है। अंजलि स्टेशन के पीछे से एक कच्चा रास्ता होता है, वह उसी रास्ते से लगभग 1 किलोमीटर चलती रहती है और अपने गांव में पहुंच जाती है। अमित भी उसके पीछे छिपा चला जा रहा था, उसकी नज़रों से बचते हुए वह भी उसी के गांव में पहुंच जाता है। अंजलि का घर गांव के बिल्कुल छोर पर था। एक कच्चा खपरेल का मकान था और आगे जो है सहन में एक छप्पर डाला हुआ था और मकान के लगभग 50 मीटर दूर पर एक घर था, जहां पर अपने गाय जो है भैंस वगैरह को वहां पे भूसा घास रखते थे और वहीं पे बांध रखे थे। दोस्तों, अमित अब थोड़ा अंधेरा होने का इंतज़ार करने लगता है कि हल्का अंधेरा हो जाए तो घर के नज़दीक चला जाऊंगा। अंधेरा होने पर उनके घर के पीछे आ जाता है और छुपकर उनके घर की हालत देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि अंजलि के पिताजी का एक पैर कटा हुआ था और उसको देखकर लग रहा था कि वह अभी ही कटा हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। अभी जो पट्टी थी वो बिल्कुल ताज़ी थी। अंजलि के अलावा 3 बहनें, एक छोटा भाई और माँ जो है खाना बना रही थी। और फिर अंजलि
पैसे को अलमारी में रखते हुए कहती है कि आज फिर से लफड़ा हो गया। तो माँ पूछती है क्या हो गया बेटी। तब अंजलि बताती है माँ जो 15,000 दिया था, लड़का दिया था, आज फिर से टकरा गया मुझे, तो मैं उसे देखकर उतर गई। माँ कहती है अरे तुम उतर क्यों गई, शायद आज भी कुछ पैसे दे देता। तो अंजलि कहती है नहीं माँ, मैं भीख मांगती हूँ और कोई इस तरह से पैसा देता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। माँ मुस्कुराते हुए कहती है बेटा तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि तुम्हारा रास्ता कोई भी रोक दे। अंजलि कहती है कि माँ तुम हमेशा मजाक करती रहती हो। उसके बाद उसकी माँ खाना बनाने लगती है। उसके बाद जो उसकी बेटी होती है अंजलि, वह अपने जहाँ पे गाय बछिया सब बंधे हुए थे उस घर में वो पहुँच जाती है। अब अमित भी उसके पीछे पहुँच जाता है और जो है खाना डाल रही थी और गाय को प्यार से सहलाने लगती है। तभी उसका जो है उसको महसूस होता है कि शायद वहाँ पे कोई है। इधर वह उधर देखने के बाद उसके पास एक टॉर्च होती है, उसको जब जलाती है और जला कर ढूंढती है तो उसे जो है वो अमित जो है दिखता है, वह चिल्लाने लगती है। अमित उसके मुंह पे हाथ पकड़ लेता है, उसका मुंह हाथ से दबा देता है और एक हाथ से उसको पकड़े हुए था। तब वो बोलता है चिल्लाती क्यों हो, मैं तो बस तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हें देखने के लिए आया था। अमित ने एक हाथ उसके मुंह पे रखा था और दूसरा हाथ उसको पकड़ रखा था। अब यह दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। अब अमित अंजलि खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है और कहती है कि अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो ठीक है, मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। अब अमित अंजलि को छोड़ देता है। अंजलि उससे थोड़ा दूर जाकर खड़ी हो जाती है, उसे वह देखने लगती है और कहती है कि क्या तुम सचमुच मुझसे मिलने के लिए आए हो, मुझे देखने के लिए आए हो। इस पर अमित कहता है कि क्या तुम्हें लगता है यहाँ मेरे आने का कोई दूसरा मकसद हो सकता है। जब मैं तुम्हें देखता हूँ तब देखने के बाद मुझे काफ़ी बेचैनी हो रही थी, मुझे किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था, तो मैं ढूंढता हुआ यहाँ चला आया। अंजलि कुछ नहीं बोलती है, बस उसे सुनती रहती है और देखती जाती है। अमित कहता है कि शायद तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, ठीक है अब मैं वापस जा रहा हूँ और सुबह तुम्हारा स्टेशन पर इंतज़ार करूँगा तुम्हें देखने के लिए। तुम भले ही मुझे मत देखना, लेकिन तुम मुझे तो रोक नहीं सकती हो देखने के लिए। यह मेरा फ़र्ज़ है, मैं देख रहा हूँ कि नहीं देख रहा हूँ। अंजलि धीरे आवाज़ में उसको बोलती है कि आप रात हो गया है, कहाँ जाएंगे, भटकते रहोगे, आप चाहो तो यहाँ पे रह सकते हो और काफ़ी रात हो चुकी है, स्टेशन पर खाना पीना भी नहीं मिलेगा। फिर वह एक चारपाई डालती है और अमित से कहती है कि आप यहीं पे आराम करो और जब सुबह हो जाएगा तो मैं सभी लोग सो जाएंगे तो मैं आपके लिए खाना लाऊंगी। यह बात सुनकर अमित खुश हो जाता है, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और वहाँ पे वो सो जाता है। अमित ये जो है उसकी माँ रोटियां बना रही थी तो सभी लोग खाना खा लेते हैं और ये बोलती है कि माँ तुम भी खाना खा लो, मैं रोटियां बना दूंगी, क्योंकि माँ के हाथ से रोटियां कभी कभी जल जाती थी। ये रोटी और अचार लेकर जब सभी लोग सो जाते हैं तो दबे पाँव इस घर में आती है। अमित चारपाई पर लेटा हुआ था, अंजलि को आता देख बैठ जाता है। अंजलि उसको खाना देकर नीचे बैठ जाती है तो अमित कहता है कि तुम पहले तो ऊपर बैठो। तो अंजलि कहती है कि नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, आप खाना खा लो, पता नहीं कब से भूखे हो। फिर अमित हाथों को धोता है और रोटी का टुकड़ा तोड़कर पहले अंजलि की तरफ बढ़ाता है। अंजलि कहती है आप खा लीजिए, मैंने तो खा लिया है। अमित कहता है कि नहीं, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमने अभी भी खाना नहीं खाया है, तुम्हें देखकर ही लग रहा है कि तुमने भी खाना नहीं खाया है, तुम भूखी हो। फिर अमित अंजलि को भी खिलाता है और खुद भी खा लेता है। दोनों खाने के बाद बातचीत करते हैं। अमित पूछता है कि कब से यह काम कर रही हो। अंजलि कहती है मेरे पापा जो है पहले मजदूरी करते थे, लेकिन एक दुर्घटना में इनका पैर जो है ख़राब हो गया और डॉक्टर को उसको काटना पड़ा। अब वह काम नहीं कर पाते हैं और जो जमा किया हुआ था पैसा सब दवाई में खर्चा हो गया था। मुझे मजदूरी करने में अच्छा नहीं लगता था और घर का खर्चा चलाने के लिए भीख मांगना पड़ा और इससे बेहतरीन कुछ और चीज़ मुझे नज़र नहीं आया। अपने घर जो है समय पे आ जाती हूँ, थोड़ा गलत निगाह से लोग देखते हैं, लेकिन मुझे अपने परिवार को देखना है और पिताजी का घर के पैर को भी दवाइयों से सही करना है और घर भी चलाना है। खर्चा ज़्यादा है और बोलने वाले तो लोग कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन मदद सिर्फ उसी की करते हैं जहां से पैसे वापस आने की उम्मीद होती है। अब अमित भी अपने बारे में सब कुछ बताता है कि मैं ऐसे तैयारी कर रहा हूँ। एक दूसरे से अपने बारे में जानकारी जो है शेयर करते हैं और बात करते हैं। सुबह के 4 बज जाते हैं। अब अंजलि कहती है कि सवेरा हो गया है, अब तुम स्टेशन पे चले जाओ और
मैं तुम्हें साथ में छोड़ देती हूँ। अमित कहता है कि नहीं, मैं खुद से चला जाऊँगा, लेकिन अंजलि नहीं मानती है और उसे स्टेशन पर छोड़ने के लिए जाती है, क्योंकि अमित एक ही शर्त पर वहाँ से जाता है कि राजी हुआ कि वह कल रात फिर से आएगा और दिन में वह एक होटल में रुक जाएगा। अंजलि घर जाकर सो जाती है और भीख मांगने के लिए भी नहीं जाती है। तो माँ कहती है, बेटा क्या हो गया है, तुम क्यों नहीं काम पे जा रही हो? अंजलि कहती है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि अमित ने उसे सख्त मना किया था कि तुम्हें अब भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दोनों माँ जो है मन में एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं कि तुम्हारा परिवार भी मेरा ही परिवार है। अब फिर रात होती है। अब अमित घर में आ जाता है। अंजलि ने आज खुद अपने हाथों से खाना बनाया था और सभी के सो जाने पर वह घर में जो है चुपके से खाना लेकर जो है अमित के पास पहुंच जाती है, अमित को खिलाती है, अमित उसको खिलाता है और दोनों आपस में फिर से बातचीत करते हैं। अमित ऐसा कोई हरकत करता नहीं है। अंजलि कोई जो है दोनों में सच्चा प्यार था, कोई ऐसी हरकत गंदी हरकत नहीं करते हैं। अमित वापस सुबह होटल चला जाता था वह, और यह सिलसिला लगभग 5 से 6 दिन चलता रहता है। वह दिन में होटल पर खाना खा लेता और रात में अंजलि उसे खाना खिला देती थी। अब 7वां दिन जब आता है तो अंजलि की माँ को थोड़ा शक होने लगता है और उसकी नज़र माँ उस पर नज़र रखने लगती है। आखिर उसकी लड़की क्या काम कर रही है? आज वह रात को सोई नहीं थी और अंजलि खाना लेकर जाती है तो वह भी उसके पीछे चली जाती है और छुपकर दोनों को देखने लगती है। देखते ही देखते दोनों बैठकर एक दूसरे को खिला रहे होते हैं और उसके पास वह उसकी जो माँ होती है वह देखती है और सामने आकर खड़ा हो जाती है। अमित माँ को देखकर थोड़ा डर जाता है। अंजलि भी घबरा जाती है। फिर भी अंजलि थोड़ा हिम्मत करती है और बताती है कि माँ, यह वही लड़का है जो 15,000 दिया था। यह बात सुनकर माँ थोड़ा चुप हो जाती है, क्योंकि उनके घर में अक्सर अमित के बारे में बातचीत होती रहती थी। अंजलि हमेशा उसकी तारीफ़ें करती रहती थी कि लड़का बहुत अच्छा है। अब अंजलि अपनी माँ से भी सारी बातें बता दी थी। फिर अमित भी आगे बढ़ता है और कहता है, माँ कि मैं अंजलि से शादी करना चाहता हूँ, और वह अपने बारे में सारी जानकारी देता है। तो अंजलि की माँ कहती है कि यह सब तो ठीक है बेटा, पर तुम्हारे माँ बाप शादी को स्वीकार नहीं करेंगे। और जो है अमित कहता है कि माँ, इस बात की चिंता आप हम पे छोड़ दो, आप मत करो। और फिर अगले दिन अंजलि की माँ उन दोनों की जो है मंदिर में शादी करा देती है। शादी के बाद अमित अंजलि को लेकर कोटा चला जाता है और उसके खर्चे के लिए अपने अकाउंट से पैसे निकाल कर दे देता है। पैसे उसके अकाउंट में काफ़ी घर वालों ने हर महीने डालते रहते थे। अंजलि की माँ से हाथ जोड़कर विनती करता है कि माँ, मैं भी आपका बेटा जैसा हूँ, आप किसी भी तरह से संकोच मत कीजिएगा। बेटा और दामाद में कोई फ़र्क नहीं होता है, एक बेटा होने का फ़र्ज़ मैं बखूबी निभाऊंगा। अब दोनों कोटा पहुँच जाते हैं। अमित का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उसका कुछ खास ध्यान नहीं लग रहा था। शादी हो चुकी थी, बस दिन भर अपनी पत्नी के साथ घूमता फिरता रहता। पति पत्नी दोनों बढ़िया ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब लगभग 1.5 महीना ऐसे ही बीत जाता है, लेकिन अब कोई अमित के घर खबर दे देता है कि आपका लड़का शादी कर चुका है या फिर शादी नहीं किया है, फिर भी एक लड़की के साथ रिलेशन में रहता है और पढ़ाई में उसका कोई ध्यान नहीं लगता है। बस दिन रात उसी के साथ घूमता है। जो अमित के पापा होते हैं यह सुन के गुस्सा हो जाते हैं और अमित से लिविंग रिलेशन में रहने की बात अमित से करते हैं और पूछते हैं कि तुम किसी लड़की के साथ ऐसा लिविंग में रह सकते कैसे हो? अगर रहना ही है तो उससे शादी करनी चाहिए पहले, इसके बाद तो तुम लिविंग रिलेशन में रह सकते हो। पूछते हैं कि कौन है वह लड़की? तब अमित झूठ बोलता है और कहता है कि पापा, यह लड़की हमारे साथ ही पढ़ाई करती थी और हमने शादी कर लिया है, लिविंग में नहीं रहते हैं। क्योंकि अंजलि बेहद खूबसूरत थी, लेकिन इसकी जो खूबसूरती थी वह थोड़ा दबी हुई थी उसके घर के हालात के कारण। अब जब वह एक खुशहाल माहौल में अमित के साथ रहती है, फिर जो उसके चेहरे पर रौनक आती है तो उसके सामने किसी हीरोइन की खूबसूरती भी फीकी लगने लगती है। और सभी अमित को कहते हैं कि भाई, लड़की अगर कोई लाया है तो यही लाया है। अब अमित के पापा कहते हैं कि तुमने जब शादी कर लिया है तो लड़की को घर लेकर आओ, यहाँ भी कोई रस्मों रिवाज होते हैं उनको भी पूरा किया जाए। अब अमित अंजलि को लेकर घर आता है और जो ही रस्म रिवाज यह सब बड़ी तैयारी के साथ पूरे की जाते हैं। फिर अंजलि अमित के माँ बाप से कहती है कि बेटा, उनके माता पिता को भी
तुम यहाँ बुला लो, नहीं तो उसके माता पिता नाराज़ हो जाएंगे। तब अमित अपने पापा मम्मी से कहता है कि मम्मी पापा हम लोग लव मैरिज किए हैं और उनके मम्मी पापा थोड़ी देर के लिए नाराज़ है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे जो अमित होता है वह अपना बात अंजलि के बारे में कुछ अपने मम्मी पापा से नहीं बताता है कि वो लोग गुस्सा हो जाते हैं और अंजलि से बोलता है कि तुम इतनी सेवा इन लोगों का करो कि इन लोगों का दिल जीत जाओ और तुम्हें यह मानने के लिए कुछ भी करें। अंजलि बहुत ही ज़्यादा अपने सास ससुर की सेवा करती है, बहुत सेवा करती है और फिर एक दिन अमित यह सब सच्चाई अपने माँ बाप को बता देता है। उसके माँ बाप भी बहुत खुश होते हैं और उसे शाबाशी देते हुए उसके पिता को भी कहते हैं, बेटा तुमने जो काम किया है वो कोई जो बड़े घराने की लड़की आएगी तो शायद यह इज्जत मान सम्मान हमें नहीं दे पाएगी, हमारी इतनी सेवा नहीं कर पाती। फिर जो अमित होता है वह माँ बाप से अंजलि के माँ बाप से मिलाता है, उन्हें भी अपने साथ घर लेकर आता है। अब यह सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्यार से रहने लगते हैं। दोस्तों अमित के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी यह भी कमेंट करके बताइएगा, ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर